बच्चों, माय नेम इज़ वसीम अख्तर एंड मैं आज बात करूंगा एक्सरसाइज 5.3 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है। अगर आप 10th क्लास में हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। इसलिए कि इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ उस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और आपके भी बोर्ड में आ सकते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ एक एक वीडियो देखना है और जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो पॉज करके पहले समझने की कोशिश करना, फिर आगे की वीडियो देखना। दूसरी बात कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है। और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर करना। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है या जिसे हमें करना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 5.3 है। एक क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि बहुत से बच्चों को फार्मूला पुट करने में, फार्मूला में वैल्यू पुट करने में दिक्कत होती है, तो उससे क्लियर कराने के लिए, और प्लस जो बेसिक मैथ्स ले रखे हैं बच्चे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों की फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एपी दे रखा है। मैं उनमें से फर्स्ट का सिर्फ सेकंड पार्ट लिया है, बाकी आपको खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। तो इसे करना कैसे, देखो ये शुरुआत में जो होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए की वैल्यू है यहाँ -37 और डी बच्चों निकालते हैं A2 - A1 करके। तो आप कभी भी डी निकालना ऐसे करके निकाल लेना। तो -+37 और यहाँ पे डी की वैल्यू आ गया 4 और एन दिया है यहाँ पे कि कितने टर्म्स को सम करना है, 12 टर्म को सम करना है। अब ये तीन चीज़ एनफ है कि हम किसी भी एपी में सम बता सकते हैं उतने टर्म्स के लिए। मुझे ए चाहिए, डी चाहिए और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो अब आपको यहाँ एस एन का फॉर्मूला लिखना है। एस एन होता है n/2 2a + n-1 इंटू टी। एक और फार्मूला होता है बच्चों a + l वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इनफाइनाइट एपी है, फाइनाइट नहीं, मतलब इसकी लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ सब कुछ पुट कर लेते हैं। 12/2 एंड फर्स्ट टर्म की जगह हम -37 एंड प्लस 12 - 1 11 एंड डी की वैल्यू आया था 4। अब इससे जो है हम सॉल्व कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। इसको डबल करेंगे, -74 आएगा यहाँ पे और फिर ये हो जाएगा +44। अब आप इसे सॉल्व कर लें। 6 इंटू -74 में से 44 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा -30 और आंसर यहाँ आएगा -180, जो कि इस एपी का सम होगा। मतलब इस एपी में 12 टर्म्स लेके अगर हम सम करेंगे तो -180 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन थर्ड है और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है जो कि मैंने नहीं लिया है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से दो क्वेश्चन मैंने लिया है, थर्ड का 7 और 9 पार्ट, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सही लगा और इसमें अक्सर बच्चों को डाउट होते हैं। तो अब देखो बच्चों, इसमें करना क्या है। जैसे अगर मैं थर्ड की 7 की पहली बात करूँ तो इसमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म दिया है, एन दिया है, एस एन दिया है और आपसे पूछा गया एन और डी, मतलब कॉमन डिफरेंस और एन निकालना है। अब ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि मैं अभी 7 पार्ट करा रहा हूँ। तो इसमें गिवन दो चीज़ है। पहले तो गिवन है कि फर्स्ट टर्म वो है 8 और एन दिया है, एन है गिवन 62। एन को हम जनरल फार्मूला पुट कर देंगे तो a + n-1 इंटू डी = 62 होता है। अब यहाँ पे a की जगह हम 8 पुट कर लेंगे, n दिया हुआ नहीं है एंड डी भी इसमें गिवन नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही =62 करके इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब जो सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड एस एन दिया है और एस एन यहाँ पे गिवन है 210। अब एस एन को भी हम जनरल मतलब इसके फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। एस एन होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप, तो यहाँ एस एन बराबर 210 है तो हम इसे एस एन के फार्मूला में लिख देंगे n/2 और यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म गिवन है ए और ये जो बच्चों आप देख रहे हो ए एन जो गिवन था, तो ए एन भी हम यहाँ पे इसी को लास्ट टर्म मानेंगे क्योंकि ये जो ए एन है, ए एन का मतलब ही होता है लास्ट टर्म, तो ये गिवन है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे रख देंगे 62 और = 210। अब यहाँ से मैं n निकाल लेता हूँ तो n/2 इंटू 70 = 210 और ये कैंसिल होगा 35 टाइम और 35 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में। तो n की वैल्यू हमने निकाल लिया कि 6 है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे n पूछा गया था वो तो निकल गया 6। अब मुझे बताना है d। तो d निकालने की जो मैं इक्वेशन फर्स्ट बनाया था इसमें हम वापस n की जगह 6 रख देंगे तो d मिलेगा। जैसे 8 + n-1 यानी 6 - 1 होता है 5, d = में 62 एंड 5d = 62 - 8 कर लेंगे तो ये 5d = 54 एंड d = 54/5, ये 10.8 ये आंसर होगा डी की वैल्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के 9 पार्ट के। ये आसान है। इसमें गिवन है, आप एक बार देख लो। यहाँ पे ए दिया है 3, एन दिया है 8, एस 192, 38192। ये सॉरी डी 8 नहीं है, ये एन है।
और इसमें डी कहा गया है कि आपको डी बताना है। अब देखो ये कैसे निकालोगे डी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सोचोगे कि ये जो एस एन दिया है, तो एस एन का मतलब है ये एन 8 है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एन दिया है, तो इसका मतलब ये 8 टर्म का सम है 190, यानी टोटल टर्म्स जो है यहाँ पे 192 है। तो हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला लिखेंगे n/2, और मुझे डी निकालना है, इसलिए मैं ये वाला फार्मूला लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से डी नहीं मिलता। अब एस एन का मतलब है एस सेट, एस सेट का मतलब है 192 यहाँ पे रखेंगे। एन की जगह हम 8, क्योंकि ऑलरेडी एन 8 गिवन है, ए भी दिया हुआ है देख लो 3, एंड फिर एन की जगह आप रखोगे 8 - 1 7 इंटू डी, और यहाँ से सॉल्व करके हम डी निकाल लेंगे। 192 = 4, और यहाँ पे आप ये देख लो कि ये 6 + 70। अब इससे जो है हम डिवाइड कर लेंगे, ये इससे 48 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 + 70। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो 42 = 70, और ये कैंसिल हो गया, तो डी आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का आंसर है कि डी 6 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी विच डी = 7 एंड 27 टर्म इज़ 149। तो इसका मतलब है कि एक ए पी है, और इस ए पी में जो टर्म्स है यहाँ से A1 A2 और ऐसे करते करते A22 तक है, और ये जो लास्ट टर्म इसकी वैल्यू गिवन है 149। अब हमें सम करना है इस A1 से लेके इस A22 तक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि A1 मतलब फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, बस D दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और लास्ट टर्म गिवन है, और हमें पता है कि A1 से लेके यहाँ एंड तक टोटल 22 टर्म्स है, तो N भी हमें दिया हुआ है, N यहाँ मालूम है कि N 22 है, लास्ट टर्म 149 है, ठीक है। अब मुझे बस फर्स्ट टर्म चाहिए, अगर फर्स्ट टर्म मिल जाएगा तो फिर मैं सम निकाल सकता हूँ। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जो लास्ट में दिया है कि सेकेंड 22 टर्म्स की वैल्यू 149 है, तो हम इसे लिख सकते हैं A22 = 149। इसे हमें स्प्लिट कर लेंगे फार्मूला में, तो A + 22 - 1 21 इंटू डी 149। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए डी दिया हुआ है, तो A = 149 - 21 इंटू डी, और 149 माइनस डी की वैल्यू गिवन था, डी कितना है, तो आप देख सकते हो डी यहाँ दिया हुआ है 7, तो हम 7 से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 147 हो जाएगा, सॉरी 147। अब इसे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमने ए निकाल लिया, यानी फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म यहाँ पे देखो गिवन था। तो अब करना ये है कि सम निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे S22, क्योंकि इसमें 22 टर्म का ही सम पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये सबसे आसान होता है सम निकालने के लिए। तो n की जगह हम 22 पुट करेंगे, क्योंकि 22 टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म अभी हमने निकाला है 2, एंड ये जो लास्ट टर्म दिया है 122 जो टर्म्स गिवन है लास्ट में, ये लास्ट टर्म ही है, क्योंकि इस एपी में यही माना गया है 1 से लेके 22 तक टर्म्स हैं, और लास्ट टर्म 149 है, तो टोटल टर्म्स को सम करके बताओ। तो ये A22 को हम L कंसिडर करेंगे, और ये हो जाएगा 149। अभी इसे हम सम करके ये 11 इंटू, और इसे जब हम सम करेंगे 151, और यहाँ पे इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 1661, इसका आंसर होगा। स्टूडेंट, और इसमें देखो गिवन ये है कि इस एक एपी है, उसका 51 टर्म का सम निकालना है, और 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स गिवन है A2 एंड A3। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन देखते हैं, A2 की वैल्यू है 14, एंड थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू है 18। तो हमें निकालना है, यहाँ पे फाइंड करना है S51। अब आप सबको पता है कितने भी टर्म का सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे गिवन नहीं है, तो पहले हम ये निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए बच्चों ये दोनों कंजिक्यूटिव टर्म्स है, आपको पता है कि डी हमेशा डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स होता है। तो A3 - A2 कर लेंगे, तो 18 - 14 ये होता है 4, तो हमने डी निकाल लिए। अब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो अगर ये A2 है, तो A2 में से अगर मैं डी माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, सॉरी A2 में से अगर मैं डी माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा फर्स्ट टर्म मतलब A। तो A2 है 14, 14 - 4 ये होता है 10, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट टर्म और डी निकल गए। अब मुझे निकालना है S51। तो S51 का मतलब है, इसे फार्मूला में पुट कर देंगे, n/2 वाला फार्मूला में। तो 2 इंटू A की जगह हम 10 कर देंगे, एंड 51 - 1 50, और डी की जगह बच्चों हम पुट कर लेंगे 4। कैलकुलेशन जितना आसान हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ 2 है, ये 4 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके ये 2 कैंसिल कर लेंगे, तो 51, एंड देन ये हो जाएगा 10 + 100। अब लास्ट में आएगा बच्चों 51 × 110। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5610। तो ये 51 टर्म का सम है। और इसमें लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अब इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है, बच्चे यहाँ तक नहीं समझ पाते कि ये वो समझते हैं कि जो 7 टर्म का सम है वो ये लिखते हैं कि S7 49, बट आगे ये जो लिखा है ना 17 टर्म का सम, वो ये समझते हैं कि ये 17 टर्म है, बल्कि ये 17 टर्म्स 289 नहीं है, सम ऑफ 17 टर्म 289 है। मतलब एक तरफ दिया है कि एक एपी है, उस एपी में 7 टर्म्स को फर्स्ट टू 7
को सम करेंगे तो 49 आएगा, और उसी एपी में फिर कहा जा रहा है कि फर्स्ट टू 17 टर्म को सम करेंगे तो 289 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ये PYQ है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपके भी बोर्ड में आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मतलब इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है कि सम वाले फार्मूले में इसे एक्सपेंड करना है। और सम वाला कौन सा फार्मूला, 2a + n - 1 × d, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम यही फार्मूला यूज करते हैं। तो मैं इससे सबसे पहले S7 को एक्सपेंड करता हूँ। तो S7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, S7/2, 2a + n की जगह हम लिखेंगे 7, और 7 - 1 होता है 6, और इंटू d, क्योंकि a और d यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे ही a और d रहने देंगे, सिर्फ n पुट करेंगे और जो गिवन जो है इसका सम है वो रखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 7 से 49 7 टाइम में कैंसिल होगा, और यहाँ से बच्चों ये देख लो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से 2 निकालोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल होने के बाद एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, a + 3d = 7, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। सेकेंड साइड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है S17 = 289, इससे भी हम सेम फार्मूला पे लिखेंगे तो 17/2 एंड 2a + n - 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 16, और 16d नहीं गिवन है तो 16d = 289। अब यहाँ पे 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड देन अगेन मैं फिर यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 2 से वो सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद a + 8d = 17 इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे। अब जब दो इक्वेशन बन जाए तो हमेशा आपको ये काम करना है कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेना है, या फर्स्ट प्लस सेकंड भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे, यहाँ पे a को x कंसीडर कर लो और d को y कर लो। तो a + 3d = 7 एंड a + 8d = 17। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, माइनस करते समय आप सबको मालूम है नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं, ये a कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों -5d, और यहाँ पे -10, और d की वैल्यू बच्चों निकल जाएगा 2। तो d की वैल्यू हमने तो 2 निकाल लिया। अब हमें चाहिए a, क्योंकि हमें निकालना है n टर्म का सम। किसी भी टर्म का सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। तो अब आप क्या करो कि d की वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं भी पुट करके आप a निकालो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट d = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों a + 3 × d की वैल्यू 2 = 7, और a की वैल्यू आप देख लो यहाँ पे 7 - 6 ये होता है 1। हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली। अब मेरे पास a और d दोनों निकल गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Sn निकालेंगे। Sn निकालने के लिए आपको यहाँ पे फिर अगेन एक बार और फार्मूला लिखना है, वही 2a + n - 1 × d वाला फार्मूला, जैसे n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n नहीं रखना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में कहा गया कि आपको n टर्म का सम निकालना है। तो n टर्म का सम का मतलब है कि n पुट नहीं करना है, a और d पुट करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था आपको कि a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया था 1, और d की वैल्यू 2। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल आपको रख देना है, a की जगह 1 और d की जगह 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 को बाहर करके 2 से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, ये 1 + n - 1, ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो n × n n²। तो इस तरीके से सम ऑफ n टर्म्स के लिए यहाँ पे एक फार्मूला बन गया n²। मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है कि अगर मैं इस फार्मूला में मतलब इस n² में 1 रख दूंगा तो 1 टर्म का सम मिलेगा, 10 रख दूंगा तो 10 टर्म का सम मिलेगा। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि किसी भी एपी में n नहीं रखते हैं, तो वो वहाँ पे एक फार्मूला बनता है और वो क्वाड्रेटिक होता है, और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला उस एपी के सारे टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी यही n² इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया सोल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छा है, इसलिए PYQ है, क्योंकि कई बार आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और इसके सॉल्यूशन को भी प्रैक्टिस करें, ताकि हो सकता है आपके भी बोर्ड में ये आ सकता है। ये क्वेश्चन है 11 बच्चों एनसीईआरटी की। इसमें देखो क्या है कि एक एपी है, उसके सारे नंबर के टर्म्स यानी जितने भी टर्म्स है उसके सम को एक फार्मूला से डिनोट किया जाता है, और ये पॉसिबल है क्योंकि प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि उससे हम फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके टर्म्स को भी और उसके सम को भी। तो यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि एक एपी है, उसमें n टर्म्स है, और उन सारे टर्म को सम करने पे मतलब अगर किसी भी हम फार्मूला में n की जगह पुट ना करें वैल्यू, तो वो एक फार्मूला बन जाता है। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था n², वो एक फार्मूला था, यानी उससे सारे नंबर के टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ भी एक एपी है, तो यहाँ भी एसन से एक फार्मूला दिया गया है कि इसका मतलब है कि उन सारे एपी में मतलब उस एपी में जितने भी टर्म्स हैं उसका सम ये फार्मूला जो है डिनोट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो मुझे एक टर्म का सम मिल जाएगा। जैसे 1 रख दिया तो देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 रख दो और ये 3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूला में 2 पुट कर दूँ तो मतलब जहाँ जहाँ n है आप वहाँ पे 2 रख लो,
8 माइनस 4 होता है 4, ये हो गया 4, मतलब S2 आ गया 4S1। S2 का मतलब है 2 टर्म का सम 4 है, 1 टर्म का सम जो है 3 है। तो एक बात आपको याद रखना है, S1 हमेशा A1 यानी फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है, लेकिन S2 A2 के बराबर नहीं होता, ये सिर्फ S1 और A1 के लिए है। तो अब इसमें क्या क्या पूछा गया और आप कैसे करोगे, तो लिखा गया है कि फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म तो मैंने आपको बता दिया कि S1 ही A1 होता है। आगे लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी 2 टर्म्स, ये भी मैंने देखो निकाल के यहाँ पे बता दिया है कि 2 टर्म का सम का मतलब है यहाँ n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 टर्म का सम का मतलब n की जगह 3 पुट करेंगे। आगे बच्चों लिखा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी हमें चाहिए A2। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म निकालना है आप निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, S2 माइनस S1, यानी ये इस फॉर्मूला से निकलेगा कि an इजकल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी जो भी टर्म चाहिए उतने का सम और उससे एक कम का सम को माइनस कर लेंगे तो मुझे वो टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करेंगे। S2 का मतलब है 4 और S1 का मतलब है यहाँ पे गिवन था 3 और 4 माइनस 3 1, तो हमने A2 भी निकाला। फिर आगे क्या लिखा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो अब ये मुझे आप करके कमेंट में बताना कि थर्ड एंड 10th टर्म की वैल्यू क्या आया है। मैं आपको सीधा nth टर्म के बारे में एक बता देता हूँ कि जब भी आप याद रखना कि टर्म्स ज़्यादा हो, जैसे मैंने A2 के लिए तो ये आपको बताया कि A2 ऐसे करके निकाल लेना S2 माइनस S1। A10 का मतलब है S10 माइनस S9 कर लेना, या आप जनरल फार्मूला से भी कर सकते हो, क्योंकि A2 को मैं थोड़ा सा A10 के बारे में बता देता हूँ। आप थर्ड को करके मुझे सिर्फ जवाब में कमेंट करके उसका जवाब बताना कि क्या आ रहा है थर्ड टर्म की वैल्यू। A10 देखो बच्चों कैसे करोगे, A10 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो S10 माइनस S9 कर लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इससे आसान मैं आपको बताऊँ तो A10 को आप ऐसे भी कर सकते हो जनरल फार्मूला से, वो क्या है, तो A प्लस n माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी। तो इस फार्मूला से करेंगे थोड़ा जल्दी आंसर आएगा और सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और डी दो चीज़ चाहिए। ऑलरेडी पहले आप यहाँ पे चेक कर लो, फर्स्ट टर्म गिवन है, हमने निकाल रखा था, वो क्या है 3 है। अब मुझे क्या चाहिए डी। डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सबको पता है A2 माइनस A1 क्या होता है, वो डी होता है। तो आप यहाँ पे डी निकाल लो A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल रखे थे हम 1 और A1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 ये हो जाएगा -2। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, फर्स्ट टर्म की जगह 3 पुट करेंगे एंड 9 इंटू डी की जगह -2, और बच्चों ये होगा 3 माइनस 18 इक्वल टू -15। तो ये A10 की आंसर जो है होगा -15 सॉरी। और इससे आप इस वाले से भी करोगे तो सेम आएगा, -15 ही आएगा। बट आप कोशिश करना जब टर्म्स ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2 डिजिट में है, तो आप जनरल फार्मूला से करना, उसके लिए ए और डी पहले निकाल लेना। और अगर 10 टर्म्स मतलब 10 से पहले है, सिंगल डिजिट पे अगर टर्म्स कोई निकाल है तो फिर आप इससे निकाल लेना, ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। अब इसी में बच्चों आपको एक लास्ट में ये भी पूछा गया था इसमें आपसे कि an क्या होगा। तो an के लिए अब आपको क्या करना है, सिंपल जनरल फार्मूला से ही निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ऑलरेडी हम a और d निकाल चुके हैं। तो a की वैल्यू था यहाँ पे 3 और n की जगह n रखेंगे, और d की वैल्यू अभी हमने निकाला था यहाँ पे आया था -2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 माइनस 2n प्लस 2, और ये बच्चों होगा 5 माइनस 2n। देखो अब ये भी एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला जो है सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उस AP की, यानी जो भी AP की बात हो रही है उस AP में जितने भी टर्म्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 माइनस 2n। और ये जो फार्मूला है जो क्वेश्चन में गिवन था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दैट AP। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, ये थर्ड टर्म या आपको फाइंड करके और मुझे कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है 13 बच्चों। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आप बहुत ही उससे क्लियर आपकी कॉन्सेप्ट हो रहा है इस वीडियो से, और आगे भी जो भी क्वेश्चन इसमें है वो आपको समझ में आएगा। बस आप पेशेंसली इस वीडियो को देखते चलो और एक एक वीडियो को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए वीडियो को पॉज कर दो और फिर उससे बार बार पीछे बैक करके देखो, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, उस क्वेश्चन में डाउट क्लियर ना हो जाए, आगे आप वीडियो मत देखो, क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आपका दिमाग वहीं पर एसोसिएट है। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होता आगे आप मत बढ़ो प्लीज़। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। इस 13 में देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब हमें यहाँ कहा गया है कि एक 8 है नंबर, उसके 15 मल्टीपल्स को सम करना है, मतलब एक तरीके से 8 टर्म को सम करना है, लेकिन वो नंबर कौन से हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक तरीके से आपसे बात हो रही है टेबल। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब है यहाँ 8 की टेबल लिख लो, 24, ठीक है। और 15, फाइंड द सम ऑफ 15। अब किसी भी नंबर का टेबल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए यहाँ गिवन है पहले कि 15 तक ही आपको सम करना है। तो मतलब इस क्वेश्चन में ये हो गया फर्स्ट टर्म। डी हमेशा याद रखना है बच्चों की जिसकी टेबल लिखते हैं वही होता है डी, और एन यहाँ पे गिवन है 15, तो बस आपको फार्मूला यहाँ पे लिखना है कि S15 इज इक्वल टू n/2, ठीक है। एन की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 15 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ आप पुट कर लो, n की जगह 15 रख दो, a की जगह 8, फिर n की जगह 15 एंड d की जगह 8।
यहाँ से बच्चों 2 कॉमन निकाल दो, है ना, और 2 से ये 2 कैंसिल कर लो। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 8 और ये 8 था, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, मतलब 4 बचा। 4 से 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14, और 4 से अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, एंड 15 इंटू 56 प्लस 8 64, और इसे प्रोडक्ट करके देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा। 15 है। और इसमें बच्चों ये कहा गया है कि ये एक डील हुआ है कॉन्ट्रैक्टर एंड एक ऑनर के बीच में, कि एक मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए किसी से डील किया है, और ऑनर में और उस कॉन्ट्रैक्टर में एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि आपको काम टाइम पे पूरा करके देना है, और अगर आप काम डिले करोगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी। और पेनल्टी का क्या नियम रखा गया है कि फर्स्ट डे अगर एक दिन डिले होगा तो 200, और अगर एक दिन से ज़्यादा होगा तो 50-50 रुपये आपको बढ़ाकर पेनल्टी देना है। तो इस तरीके से ये हुआ है कि 30 दिन तक उस कॉन्ट्रैक्टर ने मतलब उसने क्या किया है कि काम को डिले किया है। यहाँ लिखा है बाई 30 डेज डिले हुआ है, तो हमें ये बताना है कि पेनल्टी के तौर पे कितना अमाउंट जो है पे करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेनल्टी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस सीक्वेंस में ये बनेगा। तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो वो पे करेगा उसकी जो नियम के हिसाब से फर्स्ट डे के लिए बच्चों 200 रुपये है, सेकेंड डे के लिए 250 है, और थर्ड डे के लिए 300 है। इस तरीके से वो 30 डेज़ तक कंटिन्यू जो है काम डिले किया है, तो अब उसे 30 दिनों की पेनल्टी पे करनी होगी, और कंडीशन ये है कि 50-50 रुपये एक दिन बढ़ा के देना है। तो ये एक एपी बन रहा है, तो मतलब मुझे इस एपी के 30 टर्म्स को सम करना है, और इसके फर्स्ट टर्म 200 है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है वो है 50, क्योंकि इंक्रीज कितना हो रहा है तो 50 रुपीज़। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम यहाँ पे 200 लेंगे, और डी हो जाएगा 50 और डी है 30, तो हम यहाँ सीधा S30 निकालेंगे। S30 का मतलब हुआ कि 30/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस ये करेंगे 2a + n-1, क्योंकि लास्ट टर्म फिर हमें कैलकुलेट करना होगा। उससे अच्छा ये है कि हम 2a + n-1 से निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू a की जगह हम 200 रख देंगे, और फिर 30-1 क्या होता है 29, और d की जगह बच्चों हम यहाँ पुट कर लेंगे 50। अब आप देखो यहाँ पे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 एंड प्लस 29 इंटू 50 1450। अब इसे सम करेंगे तो 15 इंटू 1450 में अगर 400 प्लस कर देंगे तो ये 1850 हो जाएगा। फिर इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27750 मतलब 27,750 27,750 रुपीज़ जो है उसे पे करना होगा एज अ पेनल्टी, उस कॉन्ट्रैक्टर को ऑनर को देना होगा 30 डेज़ के डिले करने के लिए। तो आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है 16, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है कि इसमें लिखा है कि 700 अमाउंट्स हैं, और इससे 7 कैश प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 7 स्टूडेंट को कैश एज अ कैश प्राइस जो है हमें पे करना है किसी स्कूल में, है ना, उनका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और उसमें एक कंडीशन ये रखा गया है कि जो प्राइस होंगे वो 20-20 रुपये कम मिलेगा, यानी फर्स्ट प्राइस जितना होगा उससे 20 सेकेंड, फिर उसके बाद 20 रुपये कम थर्ड को, और इसी हिसाब से हमें सातों को प्राइस देने हैं, कैश प्राइस देना है, और 700 ही टोटल अमाउंट है। तो मतलब एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो फर्स्ट प्राइस होगा वो फर्स्ट प्राइस को हम मान लेते हैं कि वो x है, तो जो सेकेंड प्राइस होगा वो x - 20, एंड थर्ड जो होगा वो x - 40, और इस तरीके से ये आगे तक सातों तक ऐसे प्राइस देना है, मतलब फर्स्ट प्राइस से 20-20 रुपये कम करते चलना है, ठीक है। तो हमें ये पता करके बताना है कि इसमें जो है कितने कितने प्राइस मिलेंगे, यानी फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा उसके बाद कितना मिलेगा। तो अगर मैं सिर्फ ये पता कर लूँ कि फ़र्स्ट प्राइस कितने मिला है, तो उसमें से 20-20 रुपये माइनस करके हम सबके प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे बस एक्स निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए काम करते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है कितने 7th प्राइस हैं, 1 से लेके 7 तक प्राइसेस हैं, और ये सारे प्राइस का सम कितना है 700, क्योंकि टोटल अमाउंट 700 ही है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए टोटल कैंडिडेट कितना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है कि एक स्कूल है उसमें 7 स्टूडेंट है, और उनके बीच में जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैश प्राइस, और वो टोटल जो है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे किया जा रहा है। और उसकी कंडीशन है कि फर्स्ट प्राइस जो भी मिलेगा उससे 20-20 रुपये कम बाकी सबको मिलेगा, यानी हर आगे वाले से 20 रुपये कम पीछे वाले कैंडिडेट को मिलेगा। तो ये पता करना है कि हर स्टूडेंट को कितने कितने कैश प्राइस मिले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइजेस की,
तो फर्स्ट को मान लेता हूँ कि एक्स रुपीज़ मिला है, तो सेकेंड को जो मिलेगा वो एक्स माइनस 20 रुपीज़, और इसी तरीके से थर्ड को जो मिलेगा वो एक्स माइनस 40 रुपीज़। इसी तरीके से सातों स्टूडेंट को प्राइस मिलेगा, हर आगे वाले कैंडिडेट से 20 रुपये कम कर लेना है। तो अगर मुझे ये लिस्ट तैयार करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि फ़र्स्ट प्राइस कितने रुपये का दिया गया था, यानी जो भी फर्स्ट प्राइज़ मिला है उसमें अमाउंट कितना था। तो इसके लिए मुझे एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए टोटल यहाँ पे अमाउंट कितने हैं, तो 700, मतलब सारे स्टूडेंट की कैश प्राइज़ मिलाने से 700 हो जाएंगे। स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, तो मतलब यहाँ पे एन जो है वो 7 हो गए, और टोटल सातों स्टूडेंट की कैश प्राइज़ को जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा, तो वो मतलब एस एन हो गया। अब मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि एस एन वाले फार्मूले यूज कर लेता हूँ कि 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। अब बच्चों ये 7 से 700 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 1/2 ए की जगह हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एन की जगह 7 - 1, एंड डी यहाँ पे है 20 रुपीज़। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, 20-20 रुपये कम दिया जा रहा है, तो डिक्रीजिंग एपी में डी हमेशा नेगेटिव आता है, तो ये आ गया 100। अब आपको करना ये है कि यहाँ से आप देख लो सॉल्व करके एक्स निकालना है, तो ये 6 इंटू -20 इज इक्वल टू 100। यहाँ से बच्चों हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, एंड -3 इंटू 20 हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू बच्चों मिला 160, इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइज़ दिया जा रहा है वो 160 रुपये। अब अगर फर्स्ट प्राइज़ 160 का मिल रहा है, ये फर्स्ट प्राइज़ 160 है, तो सेकेंड होगा 140, थर्ड हो जाएगा 120, एंड फिर आएगा 100 फोर्थ, फिफ्थ प्राइस जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 80, एंड सिक्स प्राइस जो है वो हो जाएगा 60, एंड लास्ट प्राइस जो मिलेगा 7 वो हो जाएगा 40। तो मतलब मिनिमम प्राइस जो मिलेगा स्टूडेंट को 40 रुपये, और मैक्सिमम जो प्राइस मिलेगा वो 160 कैश प्राइस जो मिलेगा स्टूडेंट को 160 से, बट ये जो है कैश प्राइस शुरू होगा और 40 पे आके वो रुक जाएगा, और ये टोटल को जब हम सम करेंगे तो ये 700 के बराबर आएगा। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के, मैंने ये लास्ट लिया। इसके आगे की जो क्वेश्चन है आपको नहीं करना है, इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। बाकी आप ऐसे नॉलेज के लिए वो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ जो भी क्वेश्चन कराए वो सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी अदर स्टेट्स के भी बच्चे इसे देख सकते हैं, बिहार और यूपी बोर्ड के भी बच्चे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो इस वीडियो में मैंने ये लास्ट क्वेश्चन लिया है। अब इसमें ये कहा गया बच्चों कि स्कूल है, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी क्लास में है, क्लास वाइज बात की जा रही है, 1 से लेकर 12 तक वो स्कूल में क्लासेज हैं, और हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लासेज में 3 सेक्शन है। तो ये डिसाइड किया गया कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सारे स्टूडेंट प्लांट लगाएंगे मिलकर, और उसके नियम ये बना दिया गया कि एक सेक्शन से एक प्लांट लगेंगे, मतलब वो इस तरीके से कि जिस आप क्लास में है उतने प्लांट एक सेक्शन के बच्चे लगाएंगे। जैसे आपके फर्स्ट क्लास में है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में है, तो फर्स्ट क्लास का मतलब एक प्लांट एक सेक्शन से, तो टोटल सेक्शन कितने हैं 3, तो 3 × 1 हो जाएगा, 3 प्लांट सिर्फ फर्स्ट क्लास से बच्चे लगाएंगे। इसी तरीके से सेकेंड क्लास की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट्स लगाने ना, नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय ए स्टूडेंट, वो इस तरीके से डिसाइडेड। ये क्वेश्चन 17 है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया इस एक्सरसाइज में। इसके आगे की जो क्वेश्चन है बच्चों आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में ना कभी आए ना आ सकता है, तो आपको यहीं तक प्रैक्टिस करना है। हाँ, उसके आगे की जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे नॉलेज के लिए कर सकते हैं, बट यहाँ तक मैं सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और ये अदर बोर्ड्स के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो जो है फ्रूटफुल है, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप ये समझे कि स्कूल है, और उस स्कूल में ये डिसाइड किया गया कि बच्चे जो भी हैं 1st से 12th तक, उस स्कूल में टोटल क्लासेज है 1st to 12th, तो वो सारे स्टूडेंट मिलकर प्लांटेशन करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और नियम ये बना दिया गया कि आप जिस क्लास में हैं, जैसे फर्स्ट में है तो 1 प्लांट, सेकेंड में है तो 2, थर्ड में है तो 3, और हर सेक्शन से एक एक प्लांट लगेंगे। जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का जो स्कीम बनाया गया है, नंबर ऑफ प्लांट्स इस तरीके से कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, और यहाँ पे आप कर लो क्लास। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, इसी पैटर्न से पूरी प्लांट्स लगाने हैं, कि आपको नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगाने हैं किस क्लास में, वो डिसाइड कैसे करना है कि 3 सेक्शन है, और आप किस क्लास में उसे मल्टीप्लाई कर ले, मतलब उस क्लास से उतने प्लांट्स लगने चाहिए, वो सारे बच्चे कंट्रीब्यूट करके लगाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि फर्स्ट क्लास की, तो फर्स्ट क्लास के लिए जो प्लांट्स होंगे वो 3 × 1, मतलब फर्स्ट क्लास है और 3 सेक्शन है, तो मतलब 3 प्लांट लगेंगे। इसी तरीके से अगर सेकेंड क्लास की मैं बात करूँ, तो सेकेंड क्लास का मतलब है 3 × 2, इसका मतलब है 6 प्लांट्स लगेंगे।
और थर्ड का मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 प्लांट्स लेंगे। और इसी तरीके से उन्हें जाना है कहाँ तक, 12th क्लास तक। तो 12th का मतलब हुआ कि 3 इंटू 12 इक्वल टू 36। तो 12th क्लास के बच्चे 36 प्लांट्स लगाएंगे पूरे मिलकर एक साथ, और थर्ड क्लास के 9 और फर्स्ट क्लास के 3 प्लांट्स। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने प्लांटेशन हुए, मतलब नंबर ऑफ हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, ये हमें निकालना है कि टोटल कितने प्लांट्स जो है लगाए गए सारे बच्चों के द्वारा। तो इससे कैसे पता करेंगे, तो ये एक एपी, अगर पैटर्न को आप ध्यान से देखो, 3, 6, 9 एंड 36, मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 36 है। और ये भी एक यहाँ पे हमें मालूम है कि टोटल कितने टर्म्स है, तो ये 12 है, क्योंकि 12 क्लास है तो 12 ही टर्म्स होंगे। तो n हो गया यहाँ पे ये 12, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये 3, और d की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 दिख रहा है क्योंकि 3 का एक टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, d की वैल्यू भी 3 पुट कर लेंगे, और n की जगह 12। अब मुझे ये सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, SN इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि जल्दी आंसर मिल जाएगा। और n की जगह मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ 12/2, और a की जगह 3, और फिर l की जगह 36। और यहाँ पे आप देख लो कैंसिल हो जाके 6 आ जाएगा, 6 इंटू आएगा 39, 6 इंटू 39, और इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स ने मिलकर कितने प्लांट्स यहाँ पे लगाए, मतलब 234। तो 234 प्लांट्स जो है सारे बच्चे स्कूल के मिलकर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों ने मिलकर लगाए हैं। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज के। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन पे मैंने सोल्यूशन बताया आपको, वो आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है हर एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। और मैंने बाकी जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किया है वो इसलिए कि वो आप खुद करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और वो सारे क्वेश्चन आप खुद कर भी सकते हैं अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखें हैं, बिल्कुल कंटिन्यू, बीच में कोई भी स्किप नहीं किया है, और अच्छे से समझ कर आपने वीडियो को देखा है, तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। तो पहले इस वीडियो को खुद देखें अच्छे से, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहे तो इस वीडियो को बार बार देखें, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है आप उस मोमेंट पे ज़्यादा देखें, उसे आगे पीछे करके वीडियो को थोड़ा देखें, समझें और फार्मूला याद करें, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन इस एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज की बाकी करें। और इस वीडियो पे जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ कैसी लगती है और आगे आप किस चैप्टर पे चाह रहे हो, फिर हम उस चैप्टर पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने हिसाब से ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिस चैप्टर को एनसीईआरटी के ही हिसाब से हम चल रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज में, तब तक आप प्रैक्टिस करें मैथ्स पे और अपने बोर्ड के प्लान बनाएं, अच्छा वर्क करें और एक अच्छे परसेंटेज लाने के लिए पूरी अच्छे से हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और स्मार्ट स्टडीज़ करें। थैंक यू सो मच।